नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन जो आई हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क की, जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पर लागू होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो पीसीए क्या होता है? जब भी जो बैंक हैं वो लॉस में आना शुरू कर देते हैं, उनकी कैपिटल स्थिति खराब होती है, उनकी एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू करता है ताकि बैंकों को सही स्थिति में लाया जा सके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी रिवाइज गाइडलाइन आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जो पीसीए की नई गाइडलाइन आई है 3 में कई एरियाज़ पर फोकस करता है। कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लेवरेज पर फोकस करता है। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं उनको ट्रैक किया जाता है, जो कैलकुलेट करते हैं कैपिटल को, एसेट क्वालिटी को और लेवरेज को। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें से किसी भी एक थ्रेशोल्ड में अगर ब्रीच होता है तो आरबीआई पीसीए ले सकता है। आरबीआई उस बैंक को पीसीए में ला सकता है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ समय में आरबीआई कई बैंकों को पीसीए में लेके गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक आदि को। और अभी धीरे धीरे जब उनकी स्थिति सुधरी है तो उनको पीसीए से बाहर लाया गया है। तो अभी इसको थोड़ा और बेहतर बनाया गया है, रिवाइज फ्रेमवर्क लाया गया है ताकि बैंक ऐसा काम ना करें कि उनको पीसीए पर आना पड़े। बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करें ताकि। तो आइए शुरू करते हैं। तो पीसीए जो मैट्रिक्स बनाई है इसमें 3 इंडिकेटर जैसा कि हमने बात करा, उसमें पहला इंडिकेटर है कैपिटल। इस कैपिटल में आरबीआई देखेगा CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट वेट रेशो, या CET1 रेशो, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक ब्रीच होता है तो कैपिटल का ब्रीच माना जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 क्या होता है, और फिर बाद में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड 1 आने पर क्या करेगा आरबीआई, 2 आने पर क्या करेगा और 3 आने पर क्या करेगा। तो कैपिटल का 1 कब आएगा? जब CRAR 250 बेसिस पॉइंट से नीचे चला जाएगा, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है उससे भी 2.50% नीचे चला जाएगा तो पहला थ्रेशोल्ड आएगा। अगर वो 250 से लेकर 400 बेसिस पॉइंट तक नीचे चला जाता है, थ्रेशोल्ड 2 आएगा। और अगर 400 बेसिस पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, 4% से भी नीचे चला जाता है, तो थ्रेशोल्ड 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर CET, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो है, अगर वो 162.50 बेसिस पॉइंट नीचे चली जाती है प्रिस्क्राइब्ड से, तो थ्रेशोल्ड 1 आ जाएगा। 162.50 से 312.50 बेसिस पॉइंट नीचे चली जाती है, थ्रेशोल्ड 2 आ जाएगा। और अगर 312.50 बेसिस पॉइंट से भी नीचे चली जाती है, थ्रेशोल्ड 3 आ जाएगा। ये हुई कैपिटल की बात। इसके बाद आएगी एसेट क्वालिटी की बात। एसेट क्वालिटी में हम बात करेंगे नेट एनपीए दोस्तों, ग्रॉस एनपीए नहीं, याद रखिएगा नेट एनपीए रेशो। नेट एनपीए रेशो अगर 6% से 9% के बीच आ जाता है किसी भी बैंक का, थ्रेशोल्ड 1 आ जाएगा। जैसे ही 6% पे नेट एनपीए है, पहला थ्रेशोल्ड ट्रिगर हो जाएगा। 9 तक 1 रहेगा, 9 से ऊपर होता है थ्रेशोल्ड 2 ट्रिगर हो जाएगा, 12 तक यही रहेगा। और अगर 12% से ऊपर नेट एनपीए चला जाता है, थ्रेशोल्ड 3 ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरीके से लेवरेज रेशो जो होता है दोस्तों, टीयर 1 लेवरेज रेशो, ये कैपिटल को एक टोटल बैंक का जो एक्सपोजर है उसको डिवाइड किया जाता है, जो भी आरबीआई का एक गाइडलाइन रहती है लेवरेज रेशोज़ की, उसके मुताबिक। तो अगर ये 50 बेसिस पॉइंट से नीचे चला गया जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो थ्रेशोल्ड 1 लागू हो जाएगा। अगर 50 से 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% तक नीचे चला गया तो सेकंड थ्रेशोल्ड। और अगर 1% से भी ज़्यादा जो नीचे चला गया 1.5, 2, तो ये थर्ड थ्रेशोल्ड पे आ जाएगा। तो इन तीनों में कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लेवरेज, इन तीनों में कोई भी अगर हो जाता है तो आरबीआई पीसीए ले सकता है। आरबीआई के ऊपर ये डेलीगेशन है। तो अब हम देखेंगे थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 में क्या क्या एक्शन होते हैं। पहले आते हैं मैंडेटरी, मतलब जो एक्शन लेना ही लेना है आरबीआई को, अगर 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में। और दूसरा एक्शन था डिस्क्रिशनरी, वो आरबीआई स्थिति के हिसाब से देखेगा हाँ ये लेने हैं कि नहीं लेने। तो पहले हम मैंडेटरी की बात करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड 1 आता है तो मैंडेटरी एक्शन क्या लेगा आरबीआई? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा देगा। जो बैंकों को प्रॉफिट होता है उस पर डिविडेंड नहीं देगी बैंकों को, पूरा का प्रॉपर प्रॉफिट बैंकों को वापस अपनी कैपिटल में लगाना पड़ेगा, किसी को दे नहीं सकते, किसी भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का डिविडेंड। दूसरा, जो प्रोमोटर्स होंगे, ओनर्स होंगे, उनको आरबीआई बोलेगा आप इसमें कैपिटल इंड्यूस करो। कैपिटल उनको इंड्यूस करनी होगी ताकि बैंक की जो CRAR है वो अच्छी हो जाए और लेवरेज रेशो भी अच्छा हो जाए। तो ये मैंडेटरी एक्शन लेगा आरबीआई थ्रेशोल्ड 1 आने पर। थ्रेशोल्ड 2 में आने पर क्या करेगा? क्योंकि थ्रेशोल्ड 1 में 2 एक्शन लिए हैं वो तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ उनके ब्रांच एक्सपेंशन पे भी रोक लगा देगा। बैंक ब्रांचेस नहीं खोल पाएंगी और, क्योंकि उस पर खर्चा होता है, बैंक की कैपिटल ड्रेन होती है, वो भी रोक देगा आरबीआई।
थ्रेशोल्ड 3 आएगा तो आरबीआई क्या करेगा, जो शुरू के 2 एक्शन है और जो थ्रेशोल्ड 2 का एक्शन है वो तो करेगा ही करेगा, उसके साथ ही साथ अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा जिस बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता हो, जैसे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया हो या फिर क्या बोलते हैं आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी लेनी है या कोई बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, वो बैंक नहीं खरीद पाएगा। हाँ, लेकिन बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट के अंदर अगर कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो बैंक कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई कैपिटल अपग्रेडेशन है उस पर रोक लगा दी जाएगी। और जब ये तीनों रेस्ट्रिक्शन कब हटेंगे, जब आरबीआई वापस दो बैंक दोबारा से अपने रेशो सही करेगा, उसके बाद आरबीआई पीसीए हटाएगा। इसके बाद ये मैंडेटरी एक्शन थे। इसके बाद डिस्क्रिशनरी एक्शन आते हैं जो बैंक ले भी सकता है और नहीं भी आरबीआई, और डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति है बैंक की, उसकी बैलेंस शीट वगैरह देख के आरबीआई लेगा। तो इसमें क्या डिस्क्रिशनरी एक्शन है, पहले आते हैं सुपरवाइजरी एक्शन। सुपरवाइजरी एक्शन में क्या होते हैं कि पहले आरबीआई उनको बोलेगा आपको सुपरवाइजरी मीटिंग वो करवानी है, क्वार्टरली करवानी है, ताकि देखता रहे कि हाँ ये सब सही हुआ है कि नहीं हुआ है, बैंक सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। स्पेशल इंस्पेक्शन करवाएगा और भी कुछ करा सकता है, रेगुलेशन उसमें अमलगमेशन भी करवा सकता है। इसके बाद स्ट्रेटजी रिलेटेड एक्शन आएंगे, जिसमें स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक्शन होंगे। इसमें क्या कर सकता है, आरबीआई रिकवरी प्लान एक्टिवेट कर देगा या फिर उसका रिव्यू करेगा, मॉडल कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं उसकी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी पे फोकस करेगा, कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है, इमीडिएट कंसर्न जो है इस समय उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेगा और अदर ऑपरेशन की रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। इसके बाद गवर्नेंस रिलेटेड एक्शन ले सकता है, बैंक के बोर्ड्स को इंगेज करेगा अलग अलग जगहों पर, भाई आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, इस पे कोई डिसीजन लो, जो भी कहीं एनपी ज़्यादा हो रहा है या कहीं एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है उस पर मैनेजरियल पर्सन को हटा सकता है आरबीआई, अगर उसको लगता है कि हाँ ये ख़राब है, ये गलत डिसीजन ले रहे हैं। और नए मैनेजमेंट को लाने के लिए भी बोल सकता है, अगर आरबीआई को लगता है कि इसका मैनेजमेंट ख़राब है तो नए मैनेजमेंट को लाने के लिए भी बोल सकता है। बोर्ड को भी हटा सकता है, उसके अंदर पावर है सेक्शन 36 CA पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और उसके अलावा आरबीआई क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट्स के कंपनसेशन पर भी। तो ये गवर्नेंस रिलेटेड एक्शन भी ले सकता है, कैपिटल रिलेटेड एक्शन भी ले सकता है। उसमें बोर्ड को लेवल का रिव्यू, बोर्ड लेवल रिव्यू हो सकता है, उसमें कैपिटल प्लानिंग वगैरह पे एक्शन ले सकता है। एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए डिसीजन ले सकता है। बैंक को बोलेगा जो आपके जो प्रॉफिट है उनको, जो रिजर्व हैं उनको और ज़्यादा करने का, उसका यूज़ करने का भी ले सकता है डिसीजन। इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरीज वगैरह में करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आरबीआई, ताकि हमारी बैंक इंटैक्ट जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहे। इसी तरीके से हाई रिस्क सेक्टर पर आरबीआई जो एक्सपोजर है उसको मना कर सकता है, इसको मत करो, आप हाई रिस्क एक्सपोजर पे मत जाओ, उसको लोन मत दो ताकि कैपिटल बचे। तो ये कैपिटल रिलेटेड एक्शन ले सकता है। क्रेडिट रिस्क रिलेटेड एक्शन ले सकता है। क्रेडिट रिस्क में क्या है, क्रेडिट का जो रिस्क है, जो लोन पर जो रिस्क है उसको कम करने के लिए कोई टाइम बाउंड प्लान बनवा सकता है कि इसको आपको इतना एनपीए कम करना है, इस स्थिति में कमिटमेंट ले सकता है बैंक से कि कब तक आपको अपना एनपीए कम करना है। प्रोविजनिंग हाई करवा सकता है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करवा सकता है, और यहाँ तक कि कुछ एसेट है उनको सेल भी करवा सकता है। तो ऐसे कुछ डिसीजन ले सकता है क्रेडिट रिस्क रिलेटेड। ऐसी मार्केट रिस्क रिलेटेड एक्शन ले सकता है, बैंक को इंटर बैंक मार्केट से बोरोइंग करने पर रोक लगा सकता है, डेरिवेटिव एक्टिविटीज़ पर रोक लगा सकता है, होलसेल डिपॉजिट एक्सेस लेने से रोक लगा सकता है। तो इस तरीके के मार्केट रिस्क रिलेटेड भी एक्शन आरबीआई ले सकता है। एचआर रिलेटेड एक्शन ले सकता है, एचआर के एक्सपेंशन पर रोक लगा सकता है, स्टाफ एक्सपेंशन पर। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नीड जो होती है उनको देख सकता है कि किसी स्टाफ को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, वो कर सकता है। तो इस तरीके के एक्शन भी ले सकता है। और जो कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो परक्यूसाइड्स मिलते हैं उनको भी बैंक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वेलफेयर मेजर्स को भी। ऑपरेशन रिलेटेड एक्शन तो हमने देखा, ब्रांच एक्सपेंशन रोक सकता है, ओवरसीज ब्रांचेस को रोक सकता है, किसी न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में जाने से रोक सकता है, रिस्की एसेट
में बिजनेस करने से रोक सकता है। ये सब ऑपरेशन रिलेटेड एक्शन कर सकता है। इसके अलावा अदर कोई एक्शन भी अगर आरबीआई को लगता है कि इसकी वजह से जो है नुकसान हो सकता है बैंक को, वो एक्शन भी आरबीआई ले सकता है दोस्तों। तो ये सब है आपका पीसीए के रिवाइज्ड पीसीए की गाइडलाइंस, किस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करेगा। और अगर आरबीआई को लगता है तो पीसीए लगाएगा थ्रेशोल्ड 1, 2 या 3 किसी के भी आने पर, और जब उसकी ये थ्रेशोल्ड से जब बैंक बाहर आएंगे तो वापस पीसीए को वापस ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको पीसीए के बारे में पूरा पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई